Nothing that we're missing on. हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट इन 30 मिनट्स। सो दिस इज योर मास्टर टीचर वर्षा एंड आई विल बी टीचिंग एसएसटी ऑन दिस चैनल। ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब टू द न्यू चैनल जहां पर आपको फुल वन शॉट कंप्लीट सिलेबस एंड बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अदर देन दैट आज हम करने वाले हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट 30 मिनट्स में। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, ये चैप्टर बात करता है रिसोर्सेज एंड उनके डेवलपमेंट के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली अ रिसोर्स। जो भी चीजें हमारे नेचर में अवेलेबल होती हैं वो रिसोर्स होती है। आप ऐसा कह सकते हो, एब्सोल्युटली यस, बट दे ऑल्सो हैव टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। जब तक वो ह्यूमन बींग्स की नीड को सेटिस्फाई कर रही हैं तो वो एक रिसोर्स है। अगर वो नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही तो वो रिसोर्स नहीं है। उसके साथ साथ उस रिसोर्स को टेक्नोलॉजी से हम एक्सेस कर पाए, वो इकोनॉमिकली फीजिएबल हो और उसको कल्चरल लोग एक्सेप्ट भी करें, इसीलिए तब जाके वो एक रिसोर्स बनेगी। सो नाउ यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग कि वो एक रिसोर्स क्या होता है, राइट? अब रिसोर्स और ह्यूमन बींग्स के बीच में एक इंटरेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल कोयला या फिर इन जनरल फायर और एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन आवर एनवायरनमेंट नेचुरली, अगर वो वैसे ही एग्जिस्ट कर रही है और ह्यूमन बींग्स उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रोड्स किसने बनाई है? इंस्टीट्यूशन, स्कूल, स्कूल में स्मार्ट बोर्ड, टीचर ने सारा चेयर, ये सब कौन बना रहा है? दीज आर ऑल द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स एक्टिविटी जो करते हैं। सो जब भी हम किसी रिसोर्स को एक जो है एनवायरमेंट में रिसोर्स बनाते हैं तो उसमें 3 चीजों की डिमांड होती है, दैट इज इंस्टीट्यूशन, नेचर एंड टेक्नोलॉजी। और इसका एक एब्रीवेशन आप लर्न कर सकते हो, दैट इज एनआईटी। अभी सबको लर्न हो जाएगा एनआईटी। एन स्टैंड्स फॉर नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। कुल मिला के दिस कम्स एज एब्रीवेशन कॉल्ड एज एनआईटी, राइट? अब ये जो पूरा प्रोसेस होता है किसी भी चीज को रिसोर्स बनाने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए, एंड दैट इज नेचर, नेचर में एग्जिस्ट होने वाली चीज, टेक्नोलॉजी से हम उसको कन्वर्ट कर सके, और जहां पर वो कन्वर्ट हो रहा है वो एक इंस्टीट्यूशन। ह्यूमन बींग्स इसी के में इंटरेक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी के साथ और बहुत ज्यादा जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। सो बेसिकली विदाउट ह्यूमन बींग्स कुछ भी पॉसिबल नहीं है, राइट? सो ह्यूमन बींग्स का इंटरेक्शन किसी भी रिसोर्स के साथ होने से ही किसी रिसोर्स को एक रिसोर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। नाउ वील बी डूइंग कि हमारा जो रिसोर्सेज है आर दोज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर? नो, हमारे रिसोर्सेज कभी भी फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है। वी हैव टू पे अ प्राइस। ह्यूमन एक्टिविटीज उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये ह्यूमन एक्टिविटीज का ही फंक्शन होता है। ह्यूमन ही कॉम्पोनेंट्स है रिसोर्सेज को एसेंशियल बनाने के लिए। उनके बिना हम उसको रिसोर्स बना ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल आप आइसक्रीम खा रहे हो, हु मेड दैट आइसक्रीम? आप बढ़िया से आलू का पराठा खा रहे हो, हु मेड दैट आलू का पराठा, राइट? आलू हमारा जो है एग्रीकल्चर में आया, फिर वो आपके घर तक पहुंचा, उसमें बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग लगी, आपने ऑर्डर करा आलू, अगर आपने ऑनलाइन मंगाया, भाई आजकल ऑनलाइन दुनिया, सब कुछ ऑनलाइन होता है, देन इट रीच टुवर्ड्स यू। तो इसमें पूरा रोल प्ले किसका है? ह्यूमन बींग्स का, राइट? आलू तो रिसोर्स है ना, क्योंकि तुम्हें तो मजा आ रहा है, तुम्हारी जो क्रेविंग्स थी वो फुलफिल हो रही है आलू का पराठा खाकर फिर मक्खन डाल के। दे ट्रांसफर रॉ मटेरियल इनटू अवेलेबल इनटू रिसोर्सेज। जो भी हमारे इन्वायरमेंट में रॉ मटेरियल को हम कन्वर्ट करते हैं ह्यूमन बींग्स की वजह से। फिर हमें देखना है हमारे चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज। अब इन रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन होता है 4 बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप और उनका स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। नाउ ये क्वेश्चन पूरा का पूरा आ जाता है व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो आपको चारों लिखना है। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑरिजिन बताओ। सो ऑरिजिन के बेसिस पर वी है बायोटिक एंड वी है एबायोटिक। बायोटिक में आप ऑब्वियसली जितना भी हमारा फ्लोरा फोना है, राइट, जितना भी हमारा एनिमल किंगडम है, जितना भी हमारा प्लांट किंगडम है, सब कुछ हमारे किस में आता है? वो हमारे बायोटिक में आता है। एबायोटिक में आप कुछ भी लिख सकते हो जिसमें लाइफ नहीं है बेसिकली, राइट? तो फॉसिल फ्यूल्स यहाँ पर आप लिख सकते हो, जैसे कि हमारे जो भी ऐसी चीजें जिनके अंदर लाइफ नहीं है, जिसमें कि आप इंस्टीट्यूशन लिख सकते हो, ठीक है? आप यहाँ पर कोई भी टेक्नोलॉजी लिख सकते हो, कोई भी एनीथिंग दैट एग्जिस्ट, ये हमारे क्या है? ओरिजिन। कहां से उनका ओरिजिन हुआ है? तो वो एबायोटिक इन नेचर होता है। और यहाँ पर क्या है बेसिकली, आपको क्या है, ये लिविंग है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दिस इज लिविंग एंड दिस इज नॉन लिविंग बेसिकली। तो ये कुछ आपको पता होना चाहिए, दोनों चीजें कौन कौन सी, एबायोटिक एंड बायोटिक। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, खत्म हो जाएगा या नहीं खत्म होगा। रिन्यूएबल है तो वापस आ जाएगा, नॉन रिन्यूएबल है तो वापस नहीं आएगा। नॉन रिन्यूएबल में आपको याद रखना है फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल हो गया। रिन्यूएबल में आप कौन सा याद रख सकते हो? एग्जांपल सोलर एनर्जी इज देयर, विंड एनर्जी इज देयर। ये क्या है? कभी खत्म नहीं होने वाला है। ये कुछ ऐसे रिसोर्सेज है कभी खत्म नहीं होने वाला है।
देन वे ओनरशिप के बेसिस पर, इंडिविजुअल जो आपकी अकेले की होगी है ना, आपका घर, आपकी बंगला, गाड़ी, शोहरत, सब कुछ आपके अकेले का है। कुछ एक कम्युनिटी है, पार्क आपके घर के आसपास आप देखते हो, राइट, जिसमें सब लोग जा सकते हैं। कुछ नेशनल रिसोर्सेज होती हैं, राइट, कुछ नेशनल रिसोर्सेज होती हैं जो कि पूरे नेशन की हैं, उसमें आप रेलवेज देखते हो और बसेस देखते हो जिसमें आपको कोई आने जाने से नहीं रोक सकता है, वन स्टेट टू अनदर स्टेट यू कैन गो इजिली। एंड देन वी हैव इंटरनेशनल रिसोर्स आउटसाइड द बाउंड्री, आउटसाइड द मरीन बाउंड्री या कोई भी नॉर्मल लैंड बाउंड्री से अगर आप बाहर जा रहे हो तो इंटरनेशनल रिसोर्स होती है। इसमें 12 नॉटिकल माइल्स का डेटा लिया जाता है। आफ्टर 12 नॉटिकल माइल्स जितना भी आपको देखने को मिलेगा वो फिर इंटरनेशनल रिसोर्स के इसके हिस्से में चले जाता है। उसके बाद है हमारे पास ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में हमें मिलता है पोटेंशियल, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक एंड रिजर्व। ये हमें मिलता है कहां पर, ये हमें डेवलपमेंट में, कि कोई भी रिसोर्स कितना डेवलप हो चुकी है, क्या हमने उसे भी फ्यूचर के लिए सेव करके रखा है, क्या उसमें अभी कोई पोटेंशियल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर हम डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की बात करें तो जितना ज्यादा हम रिसोर्सेज के इन डेप्थ में पढ़ते जाएंगे उतना हमें पता चलेगा कि रिसोर्सेज के साथ बहुत बुरा हुआ है, और बुरा होने की वजह से बहुत ही इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज का एक बड़ा प्रॉब्लम आया, और वो था डिप्लीशन। जब बहुत सारे लोगों ने बिना सोचे समझे रिसोर्सेज का यूज किया, सो व्हाट वाज हैपनिंग कि बहुत ज्यादा रिसोर्सेज डिप्लीट हो गए, और बहुत सारे लोगों में अमीर और गरीब का एक डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स हुई क्योंकि बहुत सारे लोग लालची होते गए और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में उन्होंने बड़े बड़े जंगल काट के इंडस्ट्रीज बना दी, उन्होंने बड़े बड़े जमीन के जो हिस्से थे उनको बंजर कर दिया, इनफर्टाइल कर दिया। देन वी हैव कि एक्यूमुलेशन हो गया कुछ ही लोगों के बीच में, जिससे हमारी सोसाइटी रिच और पुअर में डिवाइड हो गई। ये सीबीएसई का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि ह्यूमन बींग्स ने इनडिस्क्रिमिनेटली रिसोर्सेज का यूज किया तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई। आंसर आपके सामने है। इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हमने अपने रिसोर्सेज का किया कि इतना ज्यादा ग्लोबल प्रॉब्लम्स हो गई कि हम लोगों ने देखा ग्लोबल वार्मिंग बहुत इंक्रीज हुई, ओजोन लेयर डिप्लीशन हुआ, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन भी ह्यूमन बींग्स का इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज का ही एक रीजन है। सो बाय एनी चांस अगर ये क्वेश्चन आपके पीरियोडिक टेस्ट, क्लास टेस्ट कहीं पर भी आता है इस चैप्टर से, तो इसका आंसर एज इट इज है। ये कहीं से बनाया हुआ चैप्टर नहीं है, दिस इज कंप्लीटली एज पर एनसीईआरटी। ये कंप्लीटली हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर से पूरा का पूरा हमने देखा है। नाउ सिंस वी हैव हैड दिस प्रॉब्लम कि हमारे पास एक प्रॉब्लम थी, तो वी केम अप विद अ सॉल्यूशन। जब पूरे ग्लोब पर लोग इतना ज्यादा बुरा कर रहे रिसोर्सेज के साथ, तो कुछ लोगों ने मीटिंग करी और उन्होंने बोला कि देखो अब हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा कि ये जितना भी रिसोर्सेज का हम बेकार यूज कर रहे हैं, अब हमें एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो जब हमने सॉल्यूशन निकाला तो वो सॉल्यूशन कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमने एक कंसेप्ट निकाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट माइट कम एज अ डेफिनेशन एज वेल कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्चुअली में होता क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। कि ऐसा कुछ डेवलपमेंट करो कि करंटली जो भी हमारी नीड्स है वो भी फुलफिल हो जाए, जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसकी भी नीड्स फुलफिल हो जाए, और जो अभी हमारे नेचर को सेफली भी आगे लेके जा सके, ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन आ सकता है कि ये डेवलपमेंट का जो पूरा कंसेप्ट था ये आया कहां पर। तो ये एक मीटिंग होती है, दुनिया का पहला अर्थ समिट होता है जहां पर अर्थ को लेके इन जनरल पूरे ग्लोब पे लोग कंसर्न थे, एंड दैट हैपेंड इन 1992। ये जगह है ब्राजील में, दैट इज रियो डी जेनेरियो। 1992 में दुनिया का सबसे पहला अर्थ समिट होता है जहां पर आपको 100 से भी ज्यादा देश आते हुए नजर आएंगे। दे केम एंड डिस्कस कि हम कैसे जस्टिस कर सकते हैं हमारे नेचर के साथ, जो खिलवाड़ हो रहा है, हाउ वी कैन एक्चुअली स्टॉप दैट। तो इस समिट में बहुत सारी बात हुई, जैसे कि बहुत सारी जो अर्जेंट प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हमें करना है, जो बहुत ज्यादा सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल हो रहा है वो हमें करना है। बहुत ज्यादा कुछ देश बहुत रिच हो रहे हैं, कुछ देश बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, तो उसका सोल्यूशन भी निकालिए। इस कॉन्वेंशन में बात होती है बहुत सारे प्रिंसिपल्स की, और उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फंडा एंड दैट इज एजेंडा 21 भी निकाला जाता है। ये एजेंडा 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिसेंटली अभी सीबीएसई का एग्जाम हुआ है बोर्ड, उसमें भी आया है कि व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय 21 एजेंडा। तो 21 जो यहाँ पर आपको टर्म दिख रहा है, ये 21st सेंचुरी को रिप्रेजेंट कर रहा था। दिस वॉज रिप्रेजेंटेटिंग 21st सेंचुरी, और इस 21st सेंचुरी में हमें सस्टेनेबली सारी चीजों को लेके चलना है, उसकी बात होती है। लेकिन क्वेश्चन आया था व्हाट वाज 21st एजेंडा। अब ये 3 मार्कर में आया था, तो आप एज इट इज, ये हमारी एनसीईआरटी की डेफिनेशन, आप एज इट इज इसको जो है पॉइंटर्स में लिख के आओगे तो यू विल गेट गुड मार्क्स। अब एजेंडा 21 में क्या था कि हमें ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो भी गोल्स है वो अचीव करना है, सिंपल सी बात है। लेकिन इसका एजेंडा क्या था, यानी कि इसमें कौन कौन सी बातें थी कि हमें एनवायरमेंट जो डैमेज हो रहा है उसको रोकना, हमें पॉवर्टी
हमें डिजीजेस जो बहुत ज्यादा लोगों के बीच में जो महामारी, फेमाइन एंड एक्सेट्रा पैंडेमिक जैसी सिचुएशन से बचने के लिए हमें शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा। और जो एक मेजर ऑब्जेक्टिव था इस एजेंडा 21 का वो ये था कि हर एक लोकल गवर्नमेंट अपना एक लोकल एजेंडा ड्रॉ करेगी। क्लास 9th में अगर आपने सिविक्स बहुत अच्छे से पढ़ी है तो यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट डू वी मीन बाय लोकल गवर्नमेंट। जो हमारे सिटीज में गवर्नमेंट होती है, राइट, जो हमारे टाउन्स में गवर्नमेंट होती है, जो हमारे विलेजेस में गवर्नमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज लोकल गवर्नमेंट, राइट। तो लोकल लेवल पर जो हमारे घर से बाहर निकलते ही सरकार रिस्पॉन्सिबल है, वो देखे कि यहाँ पर किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सकता है, गांव में कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी जा सकती है। तो शहरों में आप देख रहे हो कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कितना ज्यादा प्रमोट किया जा सकता है, ऐसी ऐसी बातें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। फिर हमने सोचा कि जब ग्लोबल लेवल पर इतना ज्यादा लोग कंसर्न है तो क्यों ना हम भी अपने इंडिया में बहुत अच्छी रिसोर्स की प्लानिंग करें। तो जब हम रिसोर्स प्लानिंग करने बैठे तो हमें रियलाइज हुआ कि हमारे पूरे इंडिया में तो अलग अलग रिसोर्सेज की डिमांड है। जो झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की रिसोर्स प्लानिंग है, जो अरुणाचल प्रदेश की रिसोर्स प्लानिंग है, राजस्थान और लद्दाख, वो एक दूसरे से मैच ही नहीं करती है, बिकॉज सबका अब अपना डिमांड है, सबके अब अपने फेवरेट चीजें हैं। अब हमें एक यहाँ पर बैलेंस प्लानिंग करनी पड़ेगी। और जब हम बैलेंस प्लानिंग करने के लिए बैठे तो वी रियलाइज कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है और इसमें कुछ स्टेप्स लगेंगे। तो नंबर 1 स्टेप होता है कि हम किसी भी जगह की आइडेंटिफिकेशन करके उसकी इन्वेंट्री देखें कि वहां पर कौन से रिसोर्सेज की जरूरत है, वहां पर हम अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भेजें जो कि सर्वे करें, मैप करें, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन लगाए। फॉर एग्जाम्पल यू ऑल मस्ट हैव हर्ड ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये एक ऐसा स्कीम था, एक ऐसा प्रमोशन प्लानिंग था कि जहां पर जो गर्ल्स थी उनकी जो पॉपुलेशन थी वो काफी कम हो रही थी। तो सरकार ने, द गवर्नमेंट हैज टू कम अप विद आइडियाज टू लेट पीपल नो कि गवर्नमेंट लड़कियों को, लड़कियों की एजुकेशन को, इन सब चीजों को ज्यादा प्रमोट करे। सेम हैपेंड विद द रिसोर्स प्लानिंग कि हमें आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा कि राजस्थान में पानी की कमी है, तो हाउ वी कैन एक्चुअली डू आर्टिफिशियल इरिगेशन, राइट। अब हमें पता चलता है कि अरुणाचल प्रदेश का जो पूरा का पूरा टोपोग्राफी वो इतना ज्यादा रिजिड है, वहां पर आना जाना इम्पॉसिबल हो जाता है, वहां पर बारिश भी बहुत होती है, तो वहां पर मॉल्स वगैरह नहीं लगा सकते हैं, राइट। तो इसलिए हमें अपना पूरा का पूरा आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है प्रॉब्लम्स का। प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके हम एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं और वो प्लानिंग स्ट्रक्चर हम एक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यूज करके अपनी स्किल्स इंस्टीट्यूशन बना के करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो लद्दाख में हम जाके मॉल बना दे, कोई भी नहीं आएगा वहां पर और वहां पर कुछ भी उसका एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्कोप ही नहीं बचेगा, राइट। तो ऐसे में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि हमें एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है और वो हमारा ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उससे बहुत अच्छे से मैच भी करना चाहिए। बिकॉज ऑब्वियसली अगर सरकार ने मान लीजिए 1000 करोड़ 10,000 करोड़ अगर मान लीजिए यहाँ पर बजट निकाला है फॉर रोड्स, है ना, रोड्स, तो रोड्स कहाँ पर बनेंगी? 1,000 अगर गवर्नमेंट पैसा लगा रही है तो इतना ज्यादा नहीं पैसा गवर्नमेंट लगाएगी कि उसको पूरा का पूरा इन्वेस्ट करना है, उसको वापस में कुछ रिटर्न भी चाहिए। तो वो इसमें से जो 80% रोड्स होगी वो ऐसी जगह पर लगाएगी जहां पर लोग डेली बेसिस पर कम्यूट तो कर रहे हों, टैक्स पे करेंगे, राइट, वो जॉब जनरेशन करेंगे। तो ओवरऑल वो खर्चा सरकार बैलेंस आउट कर सकती है। लेकिन वो लेह लद्दाख में जाके इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दे तो फिर उसका कोई पॉइंट भी नहीं होगा और वो हमारे नेशनल डेवलपमेंट से मैच भी नहीं करेगा। देन कम्स कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब इतना ज्यादा सारी चीजें चल रही थी तो हमें लगा कि अभी हमें अपने रिसोर्सेज को बचाना भी तो पड़ेगा। सब लोग तो रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं और हमें पता है कि रिसोर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्टिविटी है। इरेशनल कंजम्पशन हो रहा है, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हुई और इन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए हमने निकाला एक सोल्यूशन। वो सोल्यूशन क्या होगा अभी बताते हैं। सबसे पहले आप जान लो कि गांधी जी ने भी एक स्टेटमेंट कही है, ये बहुत बार पूछी गई कि किसकी स्टेटमेंट है। गांधी जी के कंसर्निंग वर्ड्स थे जो रिसोर्स कंजर्वेशन को लेकर, कि वो कहते थे देखो अगर मैं आपको बताऊं देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रेड। अगर हम देखें तो सबके लिए सब कुछ है। इफ यू जस्ट वांट 2 टाइम्स की रोटी एंड दाल चावल तो उतना होगा, लेकिन अगर कुछ लोगों को बहुत ज्यादा बड़े बड़े महल खड़े करने, हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी इकट्ठी करनी है तो दैट इज उसके लिए तो फिर सबको ही कम पड़ जाएगा। तो गांधी जी ने कहा था कि दुनिया में उतना तो एग्जिस्ट करता है कि सबका काम चल जाए, लेकिन अगर आप बहुत लालची हो तो सब कुछ ही कम पड़ जाएगा, राइट। तो ये गांधी जी के स्टेटमेंट याद रखना। अब हमको हमारे चैप्टर कहता है कि देखो इतना रिसोर्सेज कर रहे हो, जहां पर रहते हो यानी कि जमीन पर, है ना, हवा में तो नहीं रहते हम लोग, जमीन भी एक रिसोर्स है। हमें लगा कि चैप्टर तो खत्म हो जाएगा, जी नहीं, चैप्टर तो अभी शुरू हुआ है।
तो हमें पता चलता है लैंड भी एक रिसोर्स है और वो हमारे लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना भी हम काम करते हैं, चाहे वो नेचुरल वेजिटेशन हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो, चाहे वो ह्यूमन लाइफ हो, या कोई भी इंटरनल इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, इवन आप लोग मुझे भी जमीन पर ही बैठ के देख रहे हो, मतलब सोफे पे या बेड पे बैठे होंगे, मोबाइल से देख रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यू आर इन टच विद जमीन ना। ऐसा तो है नहीं कि तुम लोग पंखे पे लटक के या फिर हवा में उड़ते हुए मुझे देख रहे हो। तो यहाँ पर जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वो जमीन पर करते हैं, तो जमीन भी हमारे लिए रिसोर्स हुई, है ना। इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पस विद केयरफुल प्लानिंग। तो जो भी चीजें हमारे पास अवेलेबल है, हमें उसकी केयरफुल प्लानिंग करनी चाहिए और इसके बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज करना चाहिए। अब लैंड पैटर्न यूज इंडिया में दो तरीके से हो सकता है, या दो कारणों की वजह से रोका जा सकता है, बहुत ज्यादा उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। अगर हम फिजिकल फैक्टर्स की बात करें तो देखो, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल एक्सेट्रा। फिजिकल फैक्टर्स यानी कि कहां पर कैसी जमीन होगी उसकी टोपोग्राफी डिसाइड करेगी, बहुत ऑब्वियस है। पहाड़ है तो वहां पर ज्यादा लोग नहीं जाएंगे रहने, वहां पर जो है पॉपुलेशन ज्यादा डेंस हो ही नहीं सकती है। क्लाइमेट बहुत अच्छा नहीं होगा तो नहीं जा सकते हैं, क्लाइमेट बहुत अच्छा होगा, धूप अच्छी आती है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा, बारिश अच्छी आती है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा। सॉइल बहुत फर्टाइल है, बहुत अच्छे लोग वहां पर रहेंगे, यानी कि डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन विल बी वेरी हाई। बट अगर सेम उसमें हम लोग ऑपोजिट कर दें तो ऑपोजिट में हमारी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। ह्यूमन फैक्टर में पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजी, कैपेबिलिटी, कल्चर, ट्रेडिशन, कैसे लोग रहते हैं, क्या वहां पर बहुत सारा अवेलेबल है, सब कुछ हमारे नेचुरल फैक्टर से पूरा कोरिलेट कर पा रहा है, तो वहां पर बहुत सारे लोग रहेंगे। अगर हम टोटल ज्योग्राफिकल एरिया बात करें, क्लास 9 में आप ये पढ़ के आ चुके हो, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर अपने पास टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है। उस ज्योग्राफिकल एरिया में से 93% हमारे पास जमीन अवेलेबल है, और उसमें से भी हम लोगों को 33% अपने फॉरेस्ट को देना होता है। सो जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो जमीन हमारे पास कम कम होते चले जाती है। अब ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1952, जो कि हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास 33% फॉरेस्ट होने चाहिए, 33%, बट बचे कितने हैं, दैट इज वेरी लेस। सो ये याद रखना, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी रिमेंबर। अब कॉन्टिन्यूसली यूज हम जब अपनी सारी रिसोर्सेज का कर रहे थे तो हमारी लैंड भी बहुत ज्यादा डिग्रेड होते चले गए, और जब हमारी जमीन डिग्रेड हुई थी तो हमने उसका भी सॉल्यूशन निकाला। तो 95% ऑफ बेसिक जो भी ह्यूमन बीइंग्स की नीड है वो जमीन से ही फुलफिल होती है, और ह्यूमन एक्टिविटीज ने डिग्रेडेशन नहीं करा जमीन का, लेकिन उसको और ज्यादा पेस भी फास्ट कर दिया। चलो, जहां पर हम इंसान रहते हैं वहां पर हम हर चीज खराब तो करते ही हैं, लेकिन उसको बहुत जल्दी जल्दी भी खराब करते हैं कि हाँ, हमें पता है कि ये सामने से जो लाइट है ये कल को खराब हो जाएगी, लेकिन हम इसको आज ही पत्थर मार के तोड़ देते हैं। सो दैट इज समथिंग ह्यूमन बींग्स आर डूइंग। सो ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, बहुत ज्यादा पेड़ों की जो कटाई हो रही है, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, क्वायरिंग हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू लैंड डिग्रेडेशन। सो ये सारी जो एक्टिविटीज है इसकी वजह से लैंड बहुत ज्यादा डिग्रेड होते जा रही है, और ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा। अब देखो, हर एक स्टेट में जैसे कि डेवलपमेंट का एक रोल प्ले है, वैसे ही लैंड डिग्रेडेशन भी हर कोई अपने तरीके से कर रहा है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा को देखें तो माइनिंग के वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रही है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में देखें तो ओवर ग्रेजिंग के वजह से, पूछा जाएगा, ये मैच दी फॉलोइंग में आया हुआ क्वेश्चन है। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ओवर इरिगेशन, पानी बहुत ज्यादा इन लोगों के पास, ग्राउंड वाटर खत्म ही किए जा रहा है। इन रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है वो भी मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन इन द कंट्री बन गए हैं। सो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली डायग्राम याद रखना है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। ये आपको मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ट्रू फॉल्स, है ना, कौन रॉन्गली मैच्ड है, ये सब में आता है। अब लैंड कंजर्वेशन के मेथड कुछ सुन लो। एफॉरेस्टेशन करना है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग करनी है। ये नहीं कि दो आंटियां आपस में बात करी थी और उनके जो भेड़ बकरियां थी वो पूरा का पूरा खेत खा गई, है ना, और मिट्टी का और उन्होंने पूरा का पूरा खराब कर दिया। तो ऐसे में हमें प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को आगे सामने से ग्रेजिंग लैंड बनाने पड़ेंगे, हमें बहुत ज्यादा शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स बनाने पड़ेंगे, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग। शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स यानी कि एक जमीन के चारों तरफ प्लांट्स लगाना। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, जो रेत के पूरे भंडार होते हैं वो कहीं ना कहीं सही मिट्टी को ना खराब कर दे, तो हमें वहां पर बहुत ज्यादा थ्रोनी बुशेस लगाने पड़ेंगे, सो दैट वो जो रेत है वो होल्ड हो सके। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, कंट्रोलिंग ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो भी सारा होता है उसका हमें प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है। तो ये कैसे आएगा, सजेस्ट सम लैंड कंजर्वेशन मेथड। ओके, नाउ कुछ हमारे पास सॉइल्स होती हैं, इन सॉइल्स में आपको बहुत सारी सॉइल देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे कि आपको नंबर 1 पे आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड
येलो सॉइल, लेटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल, और इसको माउंटेन सॉइल भी कह सकते हैं, ओके, और इसको डेजर्ट सॉइल कह सकते हैं। ये कुछ सॉइल है, अभी हम एक एक करके इनको देख लेते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें हमारे सॉइल एज अ रिसोर्स की, तो सॉइल भी हमारे लिए एक रिसोर्स है, बिकॉज हमारा सारा एग्रीकल्चर, खाना पीना उसी पे होता है। ये एक लिविंग सिस्टम है, सारा प्लांट का ग्रोथ, सब कुछ, ह्यूमन बींग्स का वेजिटेशन, सब कुछ इसी पर ही जो है फोकस्ड है। और बहुत सारे जो हमारे पास सॉइल मिलते हैं उनमें से सबसे फर्स्ट सॉइल है एलुवियल सॉइल, जो आपको पिक्चर में दिख रही होगी। ये इंडिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड है। नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलती है, कहां पर है नॉर्दर्न प्लेन्स, ये मैंने आपको पूरा बताया हुआ है। Deposited by the three important Himalayan river system, Indus, Ganga and the Brahmaputra. Alluvial soil found in the eastern coastal plain, particularly in the deltas of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, स्लिट एंड क्ले। इसमें एक परफेक्ट बैलेंस होता है, प्रोपोर्शन ऑफ जो इसकी सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। अगर हम क्लासिफिकेशन देखें ना, तो एज के हिसाब पे एलुवियल सॉइल, यानी कि जो हमारी एज होती है इसकी, इसमें भी हमें दो कैटेगराइजेशन देखने को मिलती है। वन इज नोन एज भांगर। भांगर हमारी ओल्ड होती है और जो कि हमारी खादर होती है वो न्यू होती है। तो ये आप जरूर पर्टिकुलरली याद रखना कि भांगर हमारी ओल्ड होती है और ये हमारी न्यू होती है। इसके लिए एक ट्रिक है कि जो बी अल्फाबेट है वो पहले आ जाता है तो वो पुराना हो जाता है, बस एक याद रख लो, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अगर हम एलुवियल सॉइल की फर्टिलिटी के बारे में बात करें तो एज अ होल ये दोनों ही बहुत अच्छी फर्टाइल होती है, लेकिन कंपैरेटिवली जो न्यू सॉइल होती है वो ज्यादा फर्टाइल होती है। हमारी एलुवियल सॉइल में एडुकेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम मिलता है, जिसकी वजह से इसमें शुगर केन, पैडी, व्हीट एंड पल्सेस बहुत अच्छे से हो जाता है। ड्यू टू इट्स फर्टिलिटी, इसकी फर्टिलिटी के वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटेंसिव कल्टिवेशन होती है, एंड बाय इंटेंसिव कल्टिवेशन वी मीन कि बहुत अच्छी कल्टिवेशन यहाँ पर होती है, और यहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया भी है, जैसे कि आप देख भी पा रहे हो पीछे स्क्रीन पर, राइट। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा अच्छी यहाँ पर एग्रीकल्चर होती है। नेक्स्ट वी हैव सॉइल। सॉइल एज अ रिसोर्स, ब्लैक हमारी होती है कलर में, इसको रेगुड सॉइल कहते हैं, ठीक है, इसलिए इसका नाम ब्लैक है, इसलिए इसका नाम जो है कलर ब्लैक है, क्योंकि ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए बहुत अच्छी होती है, जो कि आप देख पा रहे हो हमारी ब्लैक सॉइल है, इस पे कॉटन बहुत अच्छे से हो जाता है। क्लाइमेटिक कंडीशन जो है, इसका जो पेरेंट रॉक है उसका हेल्प करता है, बिकॉज वो लावा से फॉर्म होके समय के साथ ठंडा होके वो ब्लैक हो गया, हेंस इट इज कॉल्ड एज ब्लैक सॉइल। ये एक्सट्रीमली क्ले होती है और इसकी कैपेसिटी बहुत अच्छा होता है मॉइस्चर को होल्ड करने के लिए, ठीक है। जब ये ड्राई होती है तो क्रैक्स डेवलप कर लेती है। यहाँ पर एक और चीज आप जरूर मेंशन करने ला, जब ये ड्राई होती है तो क्रैक्स डेवलप कर लेती है, ठीक है, जब ये ड्राई फॉर्म में होती है। लेकिन जब ये बहुत ज्यादा जो ये वेट फॉर्म में होती है तो मॉइस्चर को बहुत अच्छे से फिर तो होल्ड कर लेती है, यानी कि अगर मैं इसको सुखा दूं तो इसमें क्रैक्स पड़ जाएंगे, लेकिन एज सून एज आई पुट वाटर ऑन इट तो ये बहुत ज्यादा मॉइस्चर और एकदम क्लेई हो जाएगी, ओके। देन ब्लैक सॉइल कहाँ मिलती है, ज्यादातर जो नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू वहां पर मिलती है, जो कि प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, मिल्वा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और छोटा सा साउथ ईस्ट एरिया विच यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ तक ये स्प्रेड करते हैं, जो कि कृष्णा और गोदावरी वैलीज तक इसको ले जाता है। नेक्स्ट अब वी हैव रेड एंड येलो सॉइल। रेड सॉइल डेवलप होती है क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक, जहां पर भी इग्निशियस होगा वो भी समझ जाना कि दे आर फॉर्म ड्यू टू फायर, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ आग का लेना देना है। ये लो रेनफॉल एरिया में, ये इसका कीवर्ड है, ये इसका कीवर्ड है, ठीक है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। ये ईस्टर्न और नॉर्दर्न, ये ईस्टर्न और सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में मिलती है रेड एंड येलो सॉइल। जब ये रेड होती है तो ये नॉर्मल है, जब ये येलो होती है तो इसका हाइड्रेटेड फॉर्म होता है। अभी हम इसको कर लेते हैं एक बार। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मिड गंगा प्लेन्स, पेडमाइंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट। पेडमाइंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट बेसिकली जहां पर आपके वेस्टर्न घाट का पैर है, एक तरीके से आप कह सकते हो, जहां पर वो खत्म हो रहा है वहां पर भी ये आपको देखने को मिलेंगे, पर्टिकुलरली दिस एरिया, राइट। उसके बाद ये सॉइल रेडिश कलर जो है इसमें होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ आयरन। लेकिन अगर हम इसको देखते हैं येलो क्यों होता है, जब ये अपने हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है। तो आपसे क्वेश्चन अगर कोई पूछे कि जो हमारी रेड सॉइल है अगर वो हाइड्रेटेड फॉर्म में होगी तो वो किस कलर की होगी, या फिर वो येलो किस रीजन से दिखती है रेड सॉइल, ठीक है। तो जब वो रेड है तो उसमें आयरन का प्रेजेंस है, जब वो येलो है तो वो हाइड्रेटेड फॉर्म में है, ओके, रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली। अगर हम लेटेराइट सॉइल की बात करें तो लेटेराइट सॉइल में बहुत ही एक यूनिक चीज होती है, दैट इज कॉल्ड एज इंटेंस लिचिंग। सबसे पहले अगर आप देखो तो हमारे लेटेराइट सॉइल हमें ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इंडिया में मिलती है, यानी कि ऊपर वाले हिस्से ऑफ इंडिया में भी मिलती है, नॉर्दर्न इंडिया में भी और सदर्न इंडिया में भी। सिंपल सी बात तो ये है, इसमें होती है इंटेंस लिचिंग। इंटेंस लिचिंग की वजह से ही होता है ये चीज, यानी कि आप देख पा रहे हो कि बड़े बड़े जो चट्टाने थी, बड़े बड़े जो पत्थर थे वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं और जो सॉइल की पतली सी लेयर होती है वो नीचे चले जाती है, ठीक है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। यहाँ पर आपको एक और चीज याद रखनी है, लेटेराइट सॉइल को दोनों चीजें हाई चाहिए, लाइक इसको हाई रेनफॉल भी चाहिए
और इंटेंस लिचिंग ही हाई रेनफॉल की वजह से होती है। ठीक है, जैसे आपने कभी देखा है कि आपको मम्मी ने बोला बेटा जाओ पौधे में पानी डाल दो, और आपने अपनी मस्ती में क्या करा, पाइप में पकड़ के पूरा का पूरा मिट्टी ऐसे ऐसे करी, तो मिट्टी इधर उधर हो जाती है, पूरी जो जगह होती है वो गंदी हो जाती है, राइट। तो आपने प्रेशर बहुत तेज से डाला तो मिट्टी क्या हो गई, सेटल नहीं हो पाई। सेम चीज इस मिट्टी के साथ भी होता है, जो बहुत ज्यादा इंटेंस जो है बारिश होती है तो उसकी लिचिंग होने लगती है, यानी कि जो टॉप लेयर होती है वो नीचे की तरफ चले जाते हैं और कंकड़ ऊपर आ जाता है। दैट इज व्हाट इंटेंस लिचिंग इज। इंटेंस लिचिंग में हाई रेनफॉल भी चाहिए और हाई टेम्परेचर भी चाहिए। ये इसकी बहुत ही एक यूनिक फीचर है जो कि आपको पर्टिकुलरली याद रखना है। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं फीचर्स। तो ये हमारा लेटेराइट सॉइल का हो गया। लेटेराइट सॉइल आपको देखने को मिले कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। ठीक है, ये आप आराम से देख सकते हो। लेटेराइट जो रेड वाला फॉर्म में होती है उसमें कैश्यू नट बहुत अच्छे से सूटेबली किया जा सकता है, और जो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु वाला एरिया है उसमें टी एंड कॉफी किया जा सकता है, लेकिन रेड लेटेराइट में कैश्यू नट। ओके, फिर आ जाता है मैरिड सॉइल पर। रेड टू ब्राउन कलर में होती है, सैंडी होती है टेक्सचर में, नेचर इसका थोड़ा सा नमकीन यानी कि सलाइन होता है। कॉमन सॉल्ट हम इसी से बना लेते हैं। शॉर्ट नोट इस पे लिखने को आ जाएगा तो इतना काफी है। ठीक है, ये आपको पर्टिकुलरली याद रखना है। अगर हम बात करें फॉरेस्ट सॉइल की, तो फॉरेस्ट सॉइल कहाँ मिलती है, ऑब्वियसली फॉरेस्ट में, और फॉरेस्ट में हमको ज्यादातर इंडिया में माउंटेन्स या हिली रीजन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर सफिशियंट रेन फॉरेस्ट होते हैं, पर्टिकुलरली जो लोअर पार्ट ऑफ द वैली है वहां पर जो एलुवियल फैंस होते हैं काफी फर्टाइल होते हैं, तो यहाँ पर डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि आप देख पा रहे हो कि कहीं कहीं पर आपको जरा सी भी मिट्टी नहीं दिखेगी, ज्यादातर वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूअस फ्लोइंग ऑफ वाटर, राइट। उसके बाद जब हमने इतनी सारी सॉइल के बारे में पढ़ लिया है, हम पे इतनी सारी टाइप्स की सॉइल मिलती है, तो हम सॉइल इरोजन भी बहुत ज्यादा करते हैं, यानी कि जब हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है तो हम पैसा भी बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। सेम चीज हो रही है सॉइल के साथ भी, तो हमारे पास बहुत सारी सॉइल है तो हम सॉइल खराब भी कर रहे हैं। और सॉइल इरोजन क्या होता है, द डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। जब भी हमारा जो सॉइल है, जो उसका कवर है, जब वो धीरे धीरे कम हो रहा है तो उसको हम देखते हैं सॉइल इरोजन। सब्सिक्वेंटली वॉशिंग डाउन हो रहा है, बट एक नेचुरल प्रोसेस है, रिमेंबर ये एक नेचुरल प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो साइमल्टेनियसली, बेसिकली एक हाथ में मिला के चलता है। एक तरफ से इरोजन हो रहा है तो एक तरफ से नई मिट्टी आ रही है, एक तरफ से इरोजन हो रहा है तो नई मिट्टी आ रही है, लेकिन ह्यूमन बींग्स इस बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज ने क्या, देखो दो दोस्त हैं, उनकी बहुत बढ़िया दोस्ती चल रही है, लेकिन तीसरा इंसान बीच में आकर उनकी दोस्ती खराब कर दे, और वो तीसरा इंसान है ह्यूमन बींग, राइट। ह्यूमन बींग्स, ये दो सॉइल के बीच में, सॉइल फॉर्मेशन में और सॉइल इरोजन में एक दोस्ती है, वो अपना कुल मिला के बढ़िया से चलता है, लेकिन इंसान इस स्टोरी में कूद पड़ता है और पूरी की पूरी कहानी में आग लगा देता है, और वो है डिफॉरेस्टेशन कर रहा है ह्यूमन बींग, ओवर ग्रेजिंग कर रहा है, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग एक्सेट्रा कर रहा है। वेयर एज जो नेचुरल फोर्स हैं जो नेचुरली ये वाला फॉर्मेशन करते हैं वो है विंड, ग्लेशियर एंड वाटर। ये सॉइल इरोजन नेचुरली चल रहा है, जब आप और मैं नहीं थे तब से चल रहा है, लेकिन जब आप और मैं तब से आए तब से हमने पूरा का पूरा डिसबैलेंस क्रिएट कर दिया है। अब सॉइल इरोजन दो और तरीके से देख लो, जो हमारा चैप्टर कहता है कि या तो हम बहुत सारी गलीज बना के, आप देख पा रहे हो यहाँ पर गलीज कैसे दिखती है, देखो पूरा का पूरा यहाँ पर गली बन गया और ये जमीन पूरी हमारी खराब हो गई। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक डीप चैनल्स एज गलीज। ये पूछा जा सकता है व्हाट इज गली। अगर हम शीट इरोजन देखें तो शीट इरोजन कैसा दिखता है, water flow as sheet over large area down a slope, in such case the top soil is washed away and this is known as sheet erosion। जब एक शीट पूरा का पूरा उड़ जाती है और एक जगह पर वेजिटेशन खत्म हो जाती है, तो आप देख पा रहे हो कि उधर वेजिटेशन है लेकिन इधर वेजिटेशन नहीं है, तो एक शीट उड़ गई है। इसका सबसे एक रियल एग्जाम्पल है, पार्क में कभी जाओगे देखना, एक जगह पर कभी घास नहीं होती है, वहां पर घास नहीं होती, वहां पर हमेशा पानी भरा रहता है, लेकिन दूसरी साइड पूरा का पूरा घास होती है। अब सॉइल इरोजन के कुछ यहाँ पर सॉइल कंजर्वेशन का भी देख लो क्या क्या होता है सॉइल कंजर्वेशन में। सॉइल कंजर्वेशन में अपने पास कॉन्टूर फ्लोइंग मिलती है, टेरेस कल्टीवेशन, स्ट्रिप क्रॉपिंग और शेल्टर बेल्ट्स। ये सॉइल को बचाने के लिए हमने 4 चीजें करनी है। ये क्या होती है एक बार स्क्रीन पर देख लो, बस ये लास्ट ही बचा है। कॉन्टूर फ्लोइंग दिखती है ऐसी, कॉन्टूर फ्लोइंग से जो हमारा विंड का जो हमारा वाटर का फ्लो होता है, वाटर का जो फ्लो होता है ना, वो हम डी एक्सेलरेट कर देते हैं। डीएक्सेलरेट क्या होता है कि जब मान लो कि पानी ऐसे ऐसे आ रहा था और चला गया, लेकिन यहाँ पर पानी को हमने क्या करा, गोल गोल घुमा दिया, बेसिकली आप देख पा रहे हो, तो ये पानी का फ्लो बहुत अच्छे से डीएक्सेलरेट कर देता है और ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेशन की जा सकती है, सॉइल इरोजन से भी बताया जा सकता है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कि जो हमारा पानी का फ्लो है वो बहुत डेफिनेटली रोका जाता है ना, जो भी हमारा पूरा का पूरा क्या है पानी का फ्लो है वो भी रोका जाता है, और ये मेजरली हिमालयाज में बहुत ज्यादा होती है।
ये वाली जो हमारी पूरे की पूरी सॉइल कंजर्वेशन का मेथड है, ये हमारे फॉरेस्ट एरिया हिमालयाज में पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन दिस इज व्हाट स्ट्रिप क्रॉपिंग लुक्स लाइक। ये विंड के फोर्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, विंड फोर्स ब्रेक डाउन करने के लिए होती है, ताकि यहां पर क्या हो जाए कि जो विंड का फ्लो है, जो हवा आए वो अपने साथ पूरी की पूरी मिट्टी को ना ले जाए, तो यहाँ पर स्ट्रिप क्रॉपिंग की जाती है, बीच बीच में घास या कोई वेजिटेशन लगा दी जाती है, और इससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन होती है और सॉइल भी प्रोटेक्ट हो जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अगेन शेल्टर बेल्ट्स। आप देख सकते हो ये जमीन यहाँ पर बिल्कुल खाली है और यहाँ पर आपको सॉइल दिख रही होगी, लेकिन उसके चारों तरफ आपको क्या है, शेल्टर बेल्ट्स, जो कि अभी हमने देखा कि यहाँ पर कैसे आपको ग्रीन बेल्ट्स दिखाई दे रही हैं। तो दिस इज हाउ दिस शेल्टर बेल्ट्स लुक लाइक, एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। बस हमें इस चैप्टर में इतना ही करना था, ठीक है। अब ये चैप्टर हमने 30 मिनट्स में कर लिया है, ये हमारा एक रैपिड रिवीजन है। इफ यू वांट टू वॉच दिस इन डिटेल्स, और डिस्क्रिप्शन लिंक जो है चैनल की, जो हमारा नया चैनल है जहां पर आपको कंप्लीट वन शॉट विद क्विज एंड बहुत जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है, एक एवरग्रीन सीरीज हम लोग ने जो है आप लोगों के लिए लेके आए, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है आपके नेक्स्ट जो है चैनल पर। सो थैंक यू सो मच इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल है, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर।